हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। रस्म उल्फत निभाना चाहता है। रस्म उल्फत निभाना चाहता है। सुनेगा। रस्म उल्फत निभाना चाहता है, रस्म उल्फत निभाना चाहता है, रस्म उल्फत निभाना चाहता है। वो मेरे पास आना चाहता है। वो मेरे पास बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, और बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह, जिंदाबाद। वो मेरे पास आना चाहता है। शेर हाजिर कर दूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस उम्मीद के साथ हाजिर कर दूं, सुनेगा। शेर फरहाद के किस्से सुनाकर, वाह, शेर फरहाद के किस्से सुनाकर, शेर फरहाद के किस्से सुनाकर मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहता है। यहाँ पर इटवा से शाहिद भाई, राशिद भाई, निसार साहब, तैयब भाई, बहुत सारे लोग मेरे अपने अजीज बैठे हुए हैं। इन सब की दुआएं चाहते हुए एक मतलब और एक शेर और हाजिर कर दूं, सुनेगा। हाजिर कर दूं, मुलाज़ा फरमाइए। कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। वाह, कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। कितनी हसीन आज, कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। और शेर बतौर खास हाजिर करते हूँ, यहाँ पर ऐनुल भाई भी तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहते हैं, शेर हाजिर करते हैं, सुनेगा। बस इसलिए न तुमसे मुलाकात कर सकी, बस इसलिए न तुमसे मुलाकात कर सकी, बस इसलिए न तुमसे, बस इसलिए न तुमसे मुलाकात कर सकी। घर से चली तो राह में बरसात हो गई, घर से चली तो राह में बरसात हो गई। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। एक मतलब और एक शेर और हाजिर कर दूं, उसके बाद जगह लेती हूँ, सुनिएगा। नजर नजर से, नजर नजर से, नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने। नजर नजर से, नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने। नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने। मेरे करीब तुम, मेरे करीब तुम आओ तो कोई बात बने। मेरे करीब तुम आओ तो कोई बात बने। मेरे क्योंकि प्रेम अनोखी अनुभूति होती है, और नए ज़माने का प्रेम जो है वो नए ज़माने के हिसाब से चल रहा है। और कब ये प्रेम अपनी यात्रा में वैलेंटाइन डे बन गया पता ही नहीं चला। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे समय में ये प्रेम जो है ये वैलेंटाइन डे क्यों नहीं था।
और बड़ा कठिन समय होता था। समय तो अभी आप लिखा है, समय भी आपका लिखा नहीं है, अभी आपका समय। चलिए, हिम्मत अफजाई के लिए शुक्रिया। एक समय होता था कि जब ये वैलेंटाइन वाला मामला आपके मन में उठता था तो आप ये समझ लीजिए कि टारगेट प्रेमिका को देखने में ही महीनों लग जाया करते थे। और अगर कोई संदेश भेजना होता था तो फिर किताबों का सहारा रहता था, और या वो ढेले में कुछ पर्ची बांध के फेंकने का, उसमें पिटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। और कई बार वो जो पर्ची बांधकर फेंकी जाती थी वो किसी और के हाथ लग जाए तो बजाय उसके इससे संभावना बन जाती थी। और एक बहुत मैं अगर जोड़ूं कि एक ही बार मैंने जीवन में प्रेम किया था, और मुझे आज वैलेंटाइन डे है बताने में कोई हर्ज नहीं है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं। अभी मैंने पिछले दिनों भी कहीं कहा था कि कवि जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। बीच में रोक कर मैं बात बता रहा हूं। एक वो कवि होते हैं जो राजी कवि कहलाते हैं। ये वो कवि होते हैं जिनको मौका बहुत कम मिलता है, लिखते वो ज़्यादा हैं। तो जब भी आप कहेंगे वो तुरंत राजी हो जाएंगे कविताएं पढ़ने के लिए। दूसरे कामकाजी कवि होते हैं। वो कवि होते हैं जो ब्रांडेड कवि होते हैं, कामकाज में, कविता के कामकाज में लगे रहते हैं। हमारे सारे कवि जो इस समय आए हुए हैं वो कामकाजी कवि हैं। आप कहेंगे कि फला तारीख को प्रोग्राम है तो अपनी डायरी पहले देखने लग जाएंगे कि मैं खाली भी हूं या नहीं। और तीसरे लफाजी कवि होते हैं। वो कविता बहुत कम करते हैं, लफाजी बहुत ज्यादा करते हैं। मैं उन्हीं में से। तो प्रेम की जो बात ये है, इसमें मैं बता रहा था कि मैंने जीवन में एक ही बार प्रेम किया था। इससे ज्यादा बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। और वो प्रेम ये था कि मैं जिस लड़की को प्रेम करता था, एक दिन बहुत मौका निकाल कर, कई दिन की प्रैक्टिस के बाद, पहले क्या हुआ करता था कि आप प्रेमिका को देखते थे, उसके बाद जाकर रात में करवटें बदलते थे। मैंने 1 घंटे करवट बदलने की प्रैक्टिस कर ली थी। आजकल करवट बदलने की नौबत ही नहीं आती, हाथ में मोबाइल रहता है। तो जब मैं उस लड़की को आई लव यू बोल रहा था, तभी उसके पिताजी आ गए और उन्होंने धर दबोचा दो। तो मैंने कहा कि कसूरवार खाली मैं नहीं हूं, आपकी लड़की भी है, इसने भी मुझे आई लव यू बोला है। उनके पिताजी ने कहा कि बेटी मेरी हिंदी मीडियम पढ़ रही है या अंग्रेजी जानती है। सो सारा कसूरवार मैं ही ठहराया गया। पिताजी ने 5 तमाचे मारे, उनके भाइयों ने 3-3 तमाचे मारे, और उनका नौकर जो था वो मुझे 2 टीप जड़ दिया। लेकिन हुआ ये कि उनके पिताजी ने फिर उस लड़की से मेरी शादी कर दी। और कारण ये कहा कि इतना सीधा दामाद कहाँ मिलेगा जो नौकर से भी पिट जाए। तो वो प्रेम जो है आज भी मेरे घर में है। तो मैं पुराने प्रेम और आज का मैं प्रेम देख रहा हूं, बड़ा लाजवाब प्रेम है, बड़ा आसान कर दिया। ये जो नए गैजेट्स आ गए हैं, इन्होंने प्रेम बड़ा आसान कर दिया। समझ में ही नहीं आता कि मैसेज क्या जा रहा है। वो जमाने चले गए जब मिलने के लिए मंदिर जाया करते थे या खत लिखा करते थे।
अब तो मोबाइल ने सब कुछ इतना आसान कर दिया। मैं आपको बताऊं कि एक बार अपनी प्रेमिका की फोटो रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक तो फोटो मिलती नहीं थी और मिल गई तो उसको रखना बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल तो मोबाइल में कितनी फोटो है, इसमें से कौन सी किसकी है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत आसान हो गया है आज के समय में प्रेम करना। अब वैलेंटाइन की बात है तो इसमें 7 दिन हो गए, मुझे तो पता भी नहीं था, इधर ही पता चला है। प्रेम भी दायरे में बन गया है। 7 दिन हो गए हैं जिसमें रोज डे है, प्रपोज डे है, फिर चॉकलेट डे है, चल रहा है 7 दिन। उसके बाद हग डे है, 21 डे है, तब कहीं जाकर वैलेंटाइन डे आता है। थोड़े दिन इसमें डाइवोर्स डे भी जुड़ जाएगा। तो ये जो डे बन गए हैं प्यार के, आज मैंने इन पे 4 लाइनें लिखी हैं। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ आप लोगों को सुना दूं कि किसी दायरे का आगाज इश्क नहीं होता। दायरा बन गया है कि किसी दायरे का आगाज इश्क नहीं होता और तारीखों में बटा अंदाज इश्क नहीं होता। होना होता है तो हो जाता है इश्क, होना होता है तो हो जाता है इश्क। अरे इश्क किसी वैलेंटाइन का मोहताज नहीं होता। और वैलेंटाइन पर मुझे ध्यान आ गया, आज वैलेंटाइन डे है, कि इश्क में न यू न योर न मी न माइन होता है। अगर इश्क हो दिल में तो हर दिन वैलेंटाइन होता है। और हम लोग एक दिन के लिए बात करते हैं। अच्छा, इसी में एक बात मैं और कहूं, ये जो वैलेंटाइन है या ये जो इश्क है, ये माना जाने लगा है कि नौजवानों की बकौती है कि भाई नौजवान ही इश्क करते हैं। और नौजवानों को ये भ्रम है, गलतफहमी है कि वो सिर्फ वही इश्क करते हैं। उनसे बड़ी उम्र वाले भी करते हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगने देते। तो नौजवान की बात आ रही थी, मुझे याद आया, ये कहा जाता है, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनकी उम्र के बारे में कि उनकी उम्र बढ़ती नहीं है। तो जब कोई महिला के लिए कहते हैं कि वो नन्ही बच्ची होती है, फिर वो किशोरी होती है, फिर वो युवा होती है, फिर वो जवान होती है, फिर वो जवान होती है, फिर वो जवान होती है। और पुरुष जो होता है वो नन्हा बच्चा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है। ये फर्क होता है। तो पुरुष भी 3 तरह के होते हैं। मैंने भी पुरुषों को हमेशा जवान माना। अब पुरुषों की जवानी कितने तरह की होती? 3 तरह की होती। पुरुष भी बूढ़े नहीं होते हैं, खाली हम महसूस करते हैं। तो पुरुष जो होते हैं 3 तरह के जवान कैसे होते हैं? एक वो होते हैं जो विशुद्ध नौजवान होते हैं। ये नौजवान 20 साल से और लगभग 35 साल की उम्र के जो नौजवान होते हैं, ये विशुद्ध नौजवान होते हैं। और 35 साल से 50 साल वाले अनुभवी नौजवान होते हैं। और साहब 50 साल से ऊपर वाले शातिर नौजवान होते हैं। तो ये जो शातिर नौजवान हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें कह रहा हूं कि कब हो जाए पहले से खबर नहीं होती और इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती। और ढूंढ लेता है हर मजनू रास्ता अपना, इश्क की कोई मुकम्मल डगर नहीं होती। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए थी। और
मैं आपको एक बात और भी बताऊं। मेरे पास मोबाइल फ़ोन तब आ गया था 2000 में, मैं आगरा में था, और तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया था, और वो आ नहीं गया था। पहले मैंने ऑफिस से सिम का जुगाड़ किया, और फिर उसके बाद सिम लिए हुए मैं घूमता रहा और अपने एक मित्र से सेट का जुगाड़ किया। और वो भी इसलिए क्योंकि सेट जो था उसमें बड़ा महंगा था, हर हाथ में नहीं था, और 9 रुपए इनकमिंग कॉल थी, तो मैं सिर्फ पत्नी के अलावा और किसी की इनकमिंग कॉल उठाता ही नहीं था। तो मोबाइल जब मेरे पास आया तो उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो दिक्कत तब भी थी और आज भी है कि लोग कहते हैं साइंस ने बड़ा काम किया है। मैं कहता हूं कि मेरा बड़ा नुकसान किया है। शादी की 8वीं वर्षगांठ पर हर वर्ष एक गांठ पड़ जाती है। तो शादी की 8वीं वर्षगांठ पर जब मेरी पत्नी ने मुझे दिया मोबाइल फोन तो मैं रह ना सका मौन। मैंने कहा प्रिय, अब मेरी हिम्मत की दाद दीजिए कि 8 साल बाद भी मैं प्रिय कह रहा हूं। तो मैंने कहा प्रिय, तुम अब भी मुझ पर इतना मरती हो कि इतने महंगे गिफ्ट प्रेजेंट करती हो, लेकिन अगले ही दिन समझ आ गया कि एक बार मैं फिर धोखा खा गया। ऑफिस से, घर से ऑफिस जाने पर जब हर घंटे मेरी लोकेशन पूछी जाने लगी तो बात समझ में आने लगी कि 10 से 5 के घंटे छिन गए और ऑफिस के नाम पर मुक्त विचरण के दिन गए। और अब तो जानबूझकर जिस दिन मैं मोबाइल घर भूल आता हूँ उस दिन घर के बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ, स्वाधीनता दिवस मनाता हूँ, स्वाधीनता दिवस मनाता हूँ। और एक और छोटी सी रचना सुनाऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो कुछ लिखता हूं उसमें मेरी पत्नी का बड़ा हाथ है। देखिए, किसी ने कहा वो तो है ही। ये बात मैंने अभी पूरी नहीं की क्योंकि मेरे तमाम मित्रगण जो लिखते हैं उसमें उनकी पत्नी का नहीं, दूसरों की हाथ की बात बता रहा था मैं। तो मेरी ही पत्नी का बड़ा हाथ रहता है। तो 4 लाइनें और सुनाऊंगा। आपको बताऊं, मेरी पत्नी ने प्रयाग संगीत समिति से विशारद किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता था कि इसने क्यों किया है। एक दिन तब समझ में आया कि जब उन्होंने मेरे से किसी तरह की कोई मांग की, बड़ी कीमती साड़ी थी, बड़ी कीमती थी, 12-15 हज़ार की थी। अब उनको पसंद आ गई वही। वैसे भी पत्नियों को महंगी साड़ी ही पसंद आती है, तो पसंद आ गई। मैंने कहा कि भाई अभी इतनी महंगी साड़ी दिलाना संभव नहीं है और तुम तो सूती साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने प्रयाग संगीत समिति से MA किया है, मैं अपने संगीत का अभ्यास करूँगी। उन्होंने तानपुरा निकाला और वो संगीत का अभ्यास करने बैठ गई। 1.5 घंटे में जो उन्होंने किया है, तो 1.5 घंटे में मैं मान गया कि तुम संगीत का रियाज छोड़ दो, मैं तुम्हें साड़ी दिला दूंगा। तो वो उसका उपयोग इस तरह से करने लगी। देखिए, इसीलिए कहते हैं कला कोई भी हो बेकार नहीं जाती है, बस आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो मेरी पत्नी सुरों को साधने का कर रही थी अभ्यास और घर में काम कर रही थी उसकी सास। सारे गा मां पा धा नी, जब वो सारे सुर झोंकने लगी, उधर पड़ोसी की कुतिया पहले तो गुर्राई और फिर भौंकने लगी।
मैंने इतराज करते हुए और कुतिया से थोड़ा थोड़ा डरते हुए कहा, पड़ोसी से कहा कि इसका भौंकना बंद कराइए, मेरी पत्नी गा रही है। पड़ोसी बोला, माफ कीजिए, शुरुआत तो भाभी जी की ओर से की जा रही है। तो कार्यक्रम शुरू होने में अपेक्षाकृत अच्छी देर हो चुकी है और मैं आप लोगों का और बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे और भी बहुत वरिष्ठ कवि बैठे हैं और मुझे भी दरअसल पीजीआई जाना है, वहाँ एक ऑपरेशन मेरे परिचित हैं, उनका होना है। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि आप मुझे पहले समय दे दें। तो मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पहले समय दिया और आप लोगों से मैं इतनी देर रूबरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।